हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आज साकित वर्मा। तो आज हमारे साथ हैं श्रेया सुमन। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 35 गेट 21 ईसी ब्रांच। सो श्रेया जो है वो उन्होंने मेरे लाइव क्लासेस अटेंड किए हैं पहले। तो उसी समय से मैं श्रेया को जानता हूँ और शी इज़ पर्सनली माय फेवरेट एक्चुअली। स्टार्टिंग से ही मेरे को बाकी क्लास में के कंपैरिजन में श्रेया का रिस्पांस बहुत फास्ट मिलता था। तो वो शुरू से ही मेरे को समझ में थोड़ा सा आ गया था कि श्रेया बहुत अच्छा करने वाली है। तो मैं चाहूँगा इस बार कि श्रेया इस बार अपने खुद से अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आप लोगों को मोटिवेट करे, और वो क्या ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जिसके थ्रू एक टॉप रैंकर बना जा सकता है, वो श्रेया से मैं शेयर करना चाहूँगा। तो श्रेया, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सर। सो अपना एक्सपीरियंस शेयर करो प्लीज़। तो सर जैसे बीटेक में एडमिशन हुआ था, तो मेरा पहले से ये था कि मतलब आईआईटी में जाना है। तो बट उस टाइम पे एडवांस में नहीं हो पाया था मेरा, तो ये फर्स्ट ईयर से मेरा रिग्रेट था कि आईआईटी में जाना है। तो फिर सेकेंड ईयर में फोर्थ सेम में मेरे कॉलेज में एक गेट गाइडेंस प्रोग्राम हुआ था बीटीसी का। तो फिर उसमें पता चला कि गेट का एग्जाम क्या होता है, मतलब क्या क्या सब्जेक्ट्स है, फिर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो फिर वहां से पता चला कि मतलब अभी भी चांस है कि आईआईटी में एमटेक कर सकते हैं। और फिर कुछ सीनियर्स भी थे जो मेरे ब्रांच के, जो उन लोग प्रिपेयर कर रहे थे ऑलरेडी। ओके। तो फिर उन लोग से बात किया, और मेरा मतलब टेक्निकल सब्जेक्ट्स में भी पहले से इंटरेस्ट था, हाँ सेकेंड ईयर से जब से हमारे सब्जेक्ट स्टार्ट हुए थे हाँ हमारे ब्रांच के। हाँ। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि यही करना है। तो थर्ड ईयर से मैंने कोचिंग भी ज्वाइन कर ली थी। वीकेंड बैचेस होते थे हमारे वहाँ पे। ओके। लेकिन मतलब 10 to 12 आवर्स सैटरडे संडे रेगुलरली होते थे हाँ हर वीकेंड पे। हाँ हाँ। तो उसमें उस 2 दिन में तो बिल्कुल भी सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल पाता था। और मंडे टू फ्राइडे भी हमारे कॉलेज। मेरा मतलब मैं सारी क्लासेस अटेंड करती थी कॉलेज में भी। तो उस थर्ड ईयर में मतलब मैंने बस कोचिंग ही किया था, ज्यादा सेल्फ स्टडी उतना नहीं हो पाया। तो करेक्ट। उस वजह से फिर जब सेवन सेम में आए, तो फिर उस टाइम तक मेरे बस 4 सब्जेक्ट्स ही प्रिपेयर हो पाए थे। ओके। कंट्रोल, नेटवर्क, सिग्नल्स और डिजिटल, और इसके अलावा मैथ्स हो पाया था। तो फिर अभी जैसे जून हो गया था, तो अब लगा कि अब बाकी के सब्जेक्ट्स करने जाएंगे तो वो तो ऑलरेडी इतने लंबे हैं कि हाँ। ये सब्जेक्ट्स रह जाएंगे। हम्म। फिर मैंने सोचा कि अब ये जो हो गया है उसको लेकर के करते हैं, फिर आगे सोचेंगे कि क्या करना है। ओके। फिर वही सब वो 4 सब्जेक्ट्स को अच्छे से फिर से उनके क्वेश्चंस किए। टेस्ट सीरीज भी मैंने लिया था, तो बस उनके ही मैं टेस्ट देती थी। और फिर मतलब फिर नवंबर दिसंबर में तो एंड आ गया, तो हम्म उसमें भी 1 महीना चला गया उधर। हम्म। फिर फाइनली उस साल मतलब मेरे जैसे टेस्ट सीरीज में मार्क्स आते थे उस साल, लास्ट ईयर फुल लेंथ में, तो उसी के अराउंड मार्क्स आए थे और मेरी रैंक थी 2504। ओके। फिर फिर मेरा था कि ड्रॉप लेना है 1 साल ओके। और फिर से तैयारी करनी है। हाँ। तो फिर उसके बाद जब एग्जाम खत्म हुआ, हम्म सेकेंड फेब को था, और हम्म। थर्ड फेब से सर कॉलेज के प्रोजेक्ट में बिजी हो गए, फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट होता है। ओके। फिर वो मई तक कंप्लीट हो पाया। फिर हम्म मई से और सर मैंने डिसाइड किया था कि जो सब्जेक्ट क्लास के रह गए थे, जैसे जो कम्युनिकेशन, ईएमएफटी, हम्म एनालॉग और ईडीसी, तो इनको पहले करना है। तो हम्म। फिर सर सबसे पहले तो आपका ही सब्जेक्ट ज्वाइन किया था लाइव में, हाँ हाँ कम्युनिकेशन। हाँ फिर ईएमटी पढ़ा, हाँ फिर एनालॉग किया, फिर हाँ ईडीसी, फिर हाँ। बाकी के सब्जेक्ट्स किए थे। ओके। और इस साल 35 रैंक आई। हाँ, तो एक्चुअली मैं सभी को बता दूं कि जो श्रेया है वो एनआईटी पटना की भी टॉपर रही है। तो वो एक्चुअली एक ब्रिलियंट स्टूडेंट ही है। तो उसने बट किसी भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो चाहे वो एवरेज स्टूडेंट हो, सभी को एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ती है कि एक स्ट्रैटेजी ज़रूरी होती है जिसके थ्रू वो चलते रहे। क्योंकि सब्जेक्ट आप प्रिपेयर किए, लेकिन आप किसी भी सब्जेक्ट को जैसे प्रिपेयर करते थे तो आप कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखते थे। जैसे आप मेरे से ईएमएफटी और कम्युनिकेशन पढ़े हो, तो आप मेरे से पढ़ने के अलावा आप और क्या क्या खुद से प्लानिंग करते थे। फिर एक तो था कि मुझे सारे क्लासेस लाइव ही देखे थे, मैंने एक भी क्लास नहीं मिस किया हाँ, था तुमने आपका मिस नहीं लाइव में। किया। यस। तो रोज का रोज रेगुलरली पढ़ना है। और मतलब ये था कि जब सब्जेक्ट चल रहा होता था उसी टाइम मैं उसको काफी बार रिवाइज करते रहती थी। और जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट, मैंने बस आपका नोट्स ही रेफर किया है और कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल एज सच नहीं रेफर किया है। ओके। उसके अलावा क्वेश्चंस जितनी जगह से मिलते थे, जितने इंस्टीट्यूट के वर्कबुक से, हाँ उतना मतलब कर लेती थी। बट और उसके बाद प्रीवियस ईयर एंड देन टेस्ट।
तो हाँ यही था कि सब्जेक्ट मतलब मल्टीपल टाइम जब तक उसमें कंफर्टेबल ना हो जाए तब तक करना है। हाँ, क्योंकि मैं देखता था कि लाइव क्लास में भी हमेशा श्रेया जो है वो बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स करती थी, तो मैं बाकी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए हमेशा श्रेया का नाम लेता था लाइव क्लास पे भी कि श्रेया का आंसर आ गया है। तो एक बार ऐसा हुआ था कि कई स्टूडेंट ने बोल दिया कि सर आप बस श्रेया का नाम लेते हो, बाकी लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअली वो आपके मोटिवेशन के लिए था कि आपको ये समझ में आए कि क्लास में अगर 200 या 100 लोग बैठे हुए हैं तो उसमें से कोई एक है जो बहुत ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्स कर रहा है, और आपको उससे कॉम्पीट करना है। आपको समझना है कि वो आपका एक कॉम्पिटिटर है गेट के एग्ज़ाम का, और अगर आप उसके साथ कॉम्पीट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड जो है वो बढ़ेगी। तो मैं हमेशा ये सोच के करता था, और बहुत मज़ा भी आता था लाइव क्लास में जब आप लोग के साथ ऐसा इंटरेक्शन होता था। और लगातार हम लोग की 51 डेज़ की क्लास हुई थी, और मुझे भी याद है कि आप पूरे टाइम प्रेजेंट थे। ठीक है, तो आप जब इस पूरी जर्नी में कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आया होगा जब आप डीमोटिवेट हुए होगे, तो वैसे सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते थे? तो डीमोटिवेशन तो रहता था, क्योंकि एक ड्रॉप ईयर का जो प्रेशर रहता है, जैसे मेरे क्लास के बाकी मेरे जो फ्रेंड्स थे वो लोग कहीं ना कहीं जॉब में इन्वॉल्व हो गए थे, या फिर कुछ लोगों को लास्ट ईयर ही एमटेक में मिल गया था। हम्म। तो मतलब एक ये तो रहता था कि बाकी लोग भी कर रहे हैं और मेरा मतलब अभी कुछ फिक्स नहीं है, मतलब क्योंकि इतना अनसर्टेन है। हाँ। तो सर वही था कि कुछ सीनियर्स है जो, और जो फ्रेंड्स जो लोग साथ में प्रिपेयर कर रहे थे वो लोग दूसरे ब्रांच के थे, तो आपस में बात करके फिर सही लगने लगता था। ओके, तो और मैं। फिर एक बार तो सितंबर के अराउंड में तो ऐसा भी लगा था कि अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस टाइम तो बस 3 सब्जेक्ट्स ही हो पाए थे मेरे। उस टाइम मैंने आपको मैसेज भी किया था कि अब मतलब मेरे से हो नहीं पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा। हाँ हाँ, मतलब फिर हम लगा लोग कि नहीं, थ्रू आउट ईयर हम लोग जॉब कनेक्टेड भी रहे आपको हैं। करना ही है। हाँ। बहुत बार ऐसा हुआ कि आपका मैसेज आता था मेरे को, और टेलीग्राम में कभी आता था, फिर मैं आपको अपना मोबाइल नंबर भी शेयर किया था कि आप उसमें बात करो तो थोड़ा सा फास्ट रिस्पांस मिलेगा। तो ऐसा हुआ है कि बहुत बार मैंने देखा कि बट मैं जैसा जान बोला ना कि मेरे को मालूम था कि आप कर लोगे, बस आपको एक पुश करने की ज़रूरत है कि आप कर सकते हो। और मैं बस थ्रू आउट ईयर में बस वही किया, कंटिन्यूसली बस आपको टच में बस यही करने की कोशिश किया कि आपका कॉन्फिडेंस रहे, और आपको ये पता रहे कि मेरे साथ सर हैं और मेरे को ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब सर मेरे को कहीं ना कहीं गाइड एक अच्छा रास्ता दिखा देंगे। बस मैं वही चीज़ मन में शुरू से था मेरे, और मैं वही किया। तो जो तुम रिवीजन वगैरह जैसे करते हो किसी भी सब्जेक्ट का, तो क्या स्ट्रेटजी उसके लिए कोई एक स्ट्रेटजी है? अगर आप किसी को अगर रिकमेंड करना चाहो कि ऐसे आप रिवाइज कर सकते हो जब भी किसी सब्जेक्ट को फिनिश कर लेते हो या किसी टॉपिक को आप पढ़ लेते हो, तो वो बहुत हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को। तो मैंने बस मेन नोट से ही रिवाइज किया है दिसंबर तक, मतलब मेन नोट्स में ही हाईलाइट करके, जो स्टिकी नोट्स होते हैं उन पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख करके, मतलब मेन नोट्स ही था कि उसको बहुत बारी पढ़ना है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में कितना भी लिखेंगे, अगर उसमें सारी चीजें लिखने जाएंगे तो फिर वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। तो उससे बेटर है कि मेन नोट्स ही पढ़ना चाहिए। ओके ओके। हाँ, मतलब सबकी पर वही स्ट्रेटजी। है, मैंने हाँ। काफी बार पढ़ा है। हाँ, सबकी स्ट्रेटजी क्योंकि अलग अलग होती है। बहुत सारे लोग प्रिफर करते हैं शॉर्ट नोट्स लास्ट मोमेंट के लिए। तो शॉर्ट नोट्स भी बनाया था मैंने, बट दिसंबर में जब फाइनल उस टाइम पे मॉक टेस्ट देना था तो उस टाइम पे शॉर्ट नोट्स बनाया था, बट वो भी ऐसा नहीं कि 10 मतलब 5 to 10 पेजेस में। वो भी मेरा पर सब्जेक्ट 40 to 50 पेजेस बना था, बट ऐसा था कि हर सब्जेक्ट के नोट्स ही इतनी बार पढ़ लिए, तो उसको पढ़ने में मैक्सिमम हाफ एन आवर एक सब्जेक्ट का लगता था। ओके। 40 to 50 पेजेस का शॉर्ट नोट्स थी। हम्म। तो श्रेया, मेरे को मतलब याद है कि गेट के जो एग्ज़ाम के पहले, है ना, मतलब तुम रात भर सो नहीं पाए थे और मेरे को कॉल भी किए थे। तो वो प्रेशर कैसे आप मैनेज किए एग्ज़ाम हॉल में? मतलब ये तो आप मतलब मुझे भी मालूम था कि आप सोए नहीं हो, तो मुझे भी एक्चुअली टेंशन थी कि सिर्फ इस वजह से कि आप ठीक से सोए नहीं हो और पेपर मतलब कुछ इधर उधर मत हो जाए, इसकी बहुत टेंशन। मतलब बैक एंड पे मैं कहीं ना कहीं मेरे मन में थॉट था कि यार ये लड़की क्या कर दी है, मतलब सोई क्यों नहीं। अब मतलब इतना पूरा थ्रू आउट ईयर में तुम्हारा हार्ड वर्क देखा ही था, तो मुझे पता था कि ये वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो फिर उस 3 घंटे को आप कैसे मैनेज किए? तो एक तो ये हो गया था कि रात भर नींद नहीं आई थी, तो और भी ज्यादा अवेयरनेस था कि नहीं अब तो अच्छा ही रहना है, अब तो मतलब कि जैसे पहले से ज्यादा अवेयरनेस था। ओके। तो सर एक बार पेपर स्टार्ट हो जाए, मतलब जब तक पेपर स्टार्ट नहीं हुआ था तब तक लग रहा था कि कहीं उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो जाए, बट एक बार जब स्टार्ट हो गया तो फिर कुछ वो सब कुछ नहीं याद रहता है, बस ओके। सिर्फ क्वेश्चन है और सॉल्व करना है। हाँ, मतलब फिर आपके मन में और कोई फिर इस बार सेकेंड तो थॉट नहीं आया? पेपर भी थोड़ा हाँ डिफरेंट था। हाँ हाँ। तो
कैसे ये इस बार मतलब पेपर बहुत अनसर्टेन आया था और जम्बल्ड थे, तो कभी बीच में आपको ऐसा कुछ लगा कि मतलब पेपर सही नहीं जा रहा है? सर हाँ, मतलब अराउंड 1.5 घंटे के बाद मतलब मैंने देखा कि मेरे से बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं अभी तक। अराउंड 20 या 22 क्वेश्चन ही बन पाए थे और ओके। सारे क्वेश्चन मेरे मार्क्स फॉर रिव्यू में हैं। अच्छा। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा पैनिक हो गया, मतलब अब क्या करें। तो फिर थोड़ी देर 1-2 मिनट का ब्रेक लिया, पानी पिया, हाँ। फिर आसपास लोगों को देखा तो मतलब सब लोग ज्यादा मतलब सब लोग बैठे हुए थे, तो वो देखते हुआ लगा कि नहीं, लगता है पेपर सच में टफ है। ओके तो फिर लगा कि नहीं, अब जितना कर सकते हैं उतना करना है। ओके ओके। फिर मैंने फिर टाइम ही नहीं देखा, फिर 80 to 85 मिनट्स रिमेनिंग थे, फिर टाइम ही नहीं देखा। हाँ हाँ। फिर बस जो जो बनना था बनाते। और जब आपका गेट का रिजल्ट आया तो मतलब अ, आपको कैसा लगा, और आपने किन से किससे सबसे पहले अपना रिजल्ट शेयर किया था? तो जैसे कि रैंक प्रिडिक्टर में तो जो रैंक शो मेरा करंटली आया वही उसी के अराउंड रैंक आ रहा था, बट उस टाइम पे जैसे पेपर गया था, वो जब लग नहीं रहा था कि इतना आएगा एक्चुअली में। हाँ लेकिन फिर घर में आ गया तो उस टाइम तो बहुत खुशी हुई थी, तो सर सबसे पहले तो सब घर में सबको बताया। हाँ। फिर सर फिर आपको कॉल करना था, बट आपका साथ सेशन चल रहा था यूट्यूब में उस ओके। टाइम। हाँ तो फिर कॉलेज में जो मेरे प्रोजेक्ट के गाइड थे उनको कॉल किया, फिर सर आपको बताया। हाँ हाँ, मतलब मैं आपको बोला भी था शायद कि मैं क्लास लेके अभी आया ही हूँ और आपका कॉल आया है, ऐसा कुछ मतलब हम लोग की बात जब हुई थी तो यस, मेरे को मतलब याद रहेगा ये, मतलब मेरे लिए भी एक्चुअली बहुत मेमोरेबल है। तुम्हारा रैंक जो है वो मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब पर्सनली जो मेरे से कनेक्टेड था। बहुत अच्छा रैंक, पहली बार मैंने किसी ऐसे स्टूडेंट से पर्सनली इतने थ्रू आउट ईयर कनेक्टेड रहा और वो एक अच्छे रैंक में कन्वर्ट किया है। तो मेरे को लगता है कि जितनी खुशी आपको है उतनी खुशी मेरे को भी थी आपके रैंक सुनने के बाद, और मैं तो आपको बोला भी था कि आपका जो नंबर आया है वो भी बहुत बढ़िया आया है, और उस कारण वो रैंक मेरे को हमेशा याद रहने वाला है। हाँ हाँ। तो एक एक मतलब मैसेज, कॉमन मैसेज जो सारे स्टूडेंट्स को आप देना चाहोगे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, कि स्टार्टिंग से एंड तक जो स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहला तो सर अपना 100% देना है। तो जैसे एक सीनियर थे सर, आप शुभम दाबे सर, तो उनके वीडियोस मैं काफी फॉलो करती थी। ओके। तो वो हमेशा ये कहते थे कि आप अपना बेस्ट ट्राई करो देने का। हाँ। अपना अपना कंपैरिजन कभी भी किसी और से नहीं करना चाहिए। तो अपना बेस्ट देना है, ताकि बाद में ऐसा ना लगे एग्जाम दे करके कि काश वो थोड़ा टाइम जो इधर उधर वेस्ट कर रहे थे वो मतलब और यूटिलाइज कर सकते थे प्रॉपरली। हम्म। और एक चीज और जो इस बार का पेपर देख के रियलाइज हुआ कि पढ़ने के साथ साथ जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे इम्पोर्टेंट। मेरा हुआ कि रात भर सो नहीं पाए। हाँ हाँ। तो वो चीज की जैसे लोग कहते हैं कि मॉक टेस्ट भी एकदम सेम फील लेकर देना चाहिए जैसा मेन गेट एग्जाम में, बट जो प्रेशर उस 3 घंटे में एग्जाम में होता है वो किसी मॉक टेस्ट में नहीं होता। हाँ हाँ। तो उस 3 घंटे में होल्ड करके खुद को फिर क्वेश्चन सॉल्व करना, वो भी मतलब उस चीज के लिए खुद को मेंटली रेडी रखना चाहिए। ओके ओके। और क्योंकि जितने जितने एफिशिएंसी के साथ पढ़ रहे हैं पूरे साल, उतनी एफिशिएंसी के साथ वहां पे नहीं हो पाता है परफॉर्मेंस। हम्म। तो अभी आपके सामने कोई कंफ्यूजन है कि मतलब एमटेक करना है कि पीएसयू, या एकदम क्लियर हो गया है आपका कि अब पीएसयू ही जाना है, या एमटेक, क्योंकि तुम्हारा एम खुद पर्सनल एम तुम्हारा एमटेक है, तो अभी क्या डिसाइड हुआ है तुम्हारा कुछ, कि अभी भी कंफ्यूजन ही चल रहा सर है? अभी तो एमटेक ही करना है। सर ओके अगर आईआईएससी मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आईआईटी बॉम्बे। ओके ओके। सो मतलब हम लोगों की बात हुई थी तो तुमको मैंने एक नंबर भी दिया था, तो वहाँ तुम्हारी बात हो गई, जो डिस्कशन होना था हो गया क्या? सर उनसे मैंने बात किया था, बट वो उन्होंने बोला कि वो अभी थोड़ी बिजी है, तो होली के टाइम वो बात कर ओके पाएंगे। ओके ओके, गुड गुड गुड, ठीक है, उनसे कनेक्टेड रहो और देखो क्या एक्सपीरियंस तुमको मिलता है उससे। ठीक है, तो सारे सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी मैं एक बार पूछना चाहूँगा तुमसे श्रेया, कि एक बार सब्जेक्ट्स को रिलेटेड टेक्निकली किसी चीज़ को प्रिपेयर करेंगे, जैसे तुमने बोला कि मेंटल स्टेबिलिटी में ध्यान देना चाहिए और अपना 100% देना चाहिए, बट टेक्निकल चीज़ों को कैसे हम लोग अच्छा कर सकते हैं, मतलब किसी एक स्टूडेंट को अगर बोले, क्योंकि वैसे तो आप शुरू से एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हो, लेकिन फिर भी एक एवरेज बच्चा कैसे स्टार्ट कर सकता है, ये अगर आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर आप कुछ मैसेज दे सको तो बहुत अच्छा हो जाएगा।
सर किसी एक ही फॉर एक सब्जेक्ट के लिए एक ही मेंटर को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मोर और लेस सबका कंटेंट सेम होता है। ओके, तो ज्यादा मेंटर को फॉलो करते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो मेनली वही रहना चाहिए कि किसी एक को चूज करके उन पे ही ट्रस्ट करें, ट्रस्ट और करो, ट्रस्ट करें। मतलब क्वेश्चंस जितने रिसोर्सेज मिल सकते हैं वो वेल एंड गुड है। हाँ, और फिर एक्यूरेसी काफी ज्यादा मैटर करती है। जैसे मेरा स्टार्टिंग में ये रहता था कि जल्दी सॉल्व करना, जैसे आपके जो क्वेश्चन सीरीज होते थे यूट्यूब में, तो उसमें मतलब कंपटीशन का जो रहता था कि अभी मतलब पहले आंसर करना है, तो उस वजह से मतलब क्वेश्चन में बहुत सीरियसली मिस्टेक्स हो जाते थे। जैसे कि मेरा था कि मतलब माइंड में कुछ कैलकुलेशन कर लेना है, स्टेप्स लिखने से स्किप कर देना है, हाँ, हाँ, तो उसकी वजह से काफी ये एरर हो जा रहा था। तो फिर मैंने स्पीड थोड़ा कम किया और फिर एक्यूरेसी को, मतलब क्योंकि फोकस किया। एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करती गुड, है, गुड। एक बार वो आ जाएगी तो स्पीड अपने स्पीड आप होता आ है, जाएगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ये बिल्कुल सही थॉट है, यही होना चाहिए एक्चुअली। मैं स्टार्ट बोलता भी हूँ स्टूडेंट्स को कि स्लो सॉल्व करो, स्टार्टिंग में स्लो सॉल्व करो, क्योंकि जब आपका सही होना चालू हो जाएगा तब आपके में कॉन्फिडेंस आ जाएगा स्पीड बढ़ाने का भी। तो और एक चीज़ जो आप, क्योंकि आप बहुत अच्छा रैंक अचीव किए हो तो आपकी हर चीज़ें इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, इसलिए मैं आपसे बहुत सारी चीज़ों को अंदर अंदर जा जा के पूछ रहा हूँ। तो एग्जामिनेशन हॉल में जो स्क्रिबल पैड जो हमको मिलता है, तो उसका कुछ यूटिलाइजेशन का कोई गाइडेंस? सर उससे भी काफी प्रॉब्लम हुई थी मुझे, क्योंकि मतलब मैंने सोच रखा था कि जो लास्ट में जनवरी में मॉक टेस्ट देना है वो उस मतलब वैसे मैंने बहुत सारे स्क्रिबल पैड लेकर रखे थे, वेरी तो नाइस, उसमें ही देना है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो उसमें, लेकिन उसमें क्या होता था कि जैसे अभी तक हैबिट थी कि A4 शीट पेपर पे लिखना था, तो अचानक से छोटे से छोटा है। पेपर में प्रॉब्लम, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती थी। हाँ, फिर जैसे कि एक ही क्वेश्चन बड़ी हैंड राइटिंग की वजह से एक पेपर पे नहीं आ पा रहा है, तो फिर नेक्स्ट पे जाने में तो फिर आगे पीछे करना पड़ रहा है, तो फिर उसमें अडेप्ट होने में फिर वो 1 मंथ में अराउंड हो गया था। और एक और सर वर्चुअल कैलकुलेटर जो होता है, तो मतलब मेरा था कि जब टेस्ट देती थी तो लैपटॉप में टेस्ट देना है लेकिन फोन में कैसे यूज करने को। ओके। तो मतलब और मतलब उससे मुझे नहीं लगा कि माउस से यूज करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा एग्जाम में। फिर जब मॉक टेस्ट फाइनली लास्ट का 2-3 मॉक टेस्ट जो है मैंने माउस से किया था, तो ऐसे देखा कि माउस से थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। ओके। तो सो और एग्जाम में भी इसकी वजह से इरिटेशन हुआ था कि ओके। माउस स्लो मेरा चल रहा था, तो उसमें लग रहा था कि कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ, तो ये पॉइंट तो तो स्टूडेंट्स को वही डेफिनेटली कैलसी। नोट करके रखना चाहिए कि वर्चुअल कैलसी मॉक टेस्ट से एटलीस्ट, अगर आप स्टार्टिंग से यूज़ नहीं कर रहे हो तो, लेकिन मॉक टेस्ट से तो आपको हैबिट बनानी ही पड़ेगी चाहे कुछ भी हो। मॉक टेस्ट से आपको और साथ। माउस पे देना देना वो उसकी हैबिट ज्यादा जरूरी है, हाँ, क्योंकि हाँ, फोन में इजीली हो जाता है। हाँ, अच्छा, हाँ, फ़ोन में टच स्क्रीन से इजीली हो जाता है। तो हाँ डेस्कटॉप वाले मॉक टेस्ट देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट के एटलीस्ट 5 मॉक टेस्ट आप डेस्कटॉप में दो, लैपटॉप वगैरह में दो, तो वो ज़्यादा आपको एक्चुअल इन्वायरमेंट के फैमिलियर करेगा, है ना। और ये स्क्रिबल पैड वाली बात भी बहुत अच्छी बोली है श्रेया ने, कि सभी के पास एटलीस्ट 5 to 6 स्क्रिबल पैड होने चाहिए और सेम साइज़ के होने चाहिए। आप मेजर कर लो कहीं से, आपको डेटा में मिल ही जाएगा। और सर जैसे गेट की एग्जाम में 12 पेजेस होते हैं, मतलब ऊपर नीचे मिला के टोटल 24 होते हाँ, हैं शायद। हाँ, हाँ। तो उसी के अराउंड का मैंने बना के रखा था कि इतने में ही करना है। बस बस आपने A4 क्योंकि साइज यूज़ किया एक्स्ट्रा था। मिलता है वैसे, हाँ, एक्स्ट्रा तो मिलता है, बट ये होता है कि जैसे वो एक नेक्स्ट एक्स्ट्रा देंगे तो फर्स्ट वाला रिटर्न करना है, तो अगर इन केस अगर पहले कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल। रिवाइज करना है तो फिर प्रॉब्लम हाँ, हो जाए। तो अब अच्छा यही है कि हम लोग ये ऐसा हैबिट बना लें कि उसी साइज़ का, मतलब उतने ही साइज़ का, छोटे से साइज़ का ही 1-2 पेज एक्स्ट्रा लेके भले प्रैक्टिस कर लें। जैसे 12 होता है तो हम 14 पेजेस लेके एक्स्ट्रा कर लें, और अगर आप कम में कर सकते हो तो वो तो वेल एंड गुड है कि आप 10 पेजेस का स्क्रिबल पैड बनाओ और उसके बाद फिर उसमें अपनी प्रिपरेशन करो, तो आपको लगेगा कि मेरे पास 2 पेजेस एक्स्ट्रा हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो ऐसा कुछ प्लान किया जा सकता है, ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी में आता है। तो 2-3 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पहला कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो तो स्टार्टिंग से एंड तक किसी एक एजुकेटर को फॉलो करो और उसके ऊपर कंप्लीटली फेथ रखो और अपना 100% दो। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेंटल स्टेबिलिटी, आप हमेशा जो मेंटल स्टेटस है वो बैलेंस करके चलो, कभी भी बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए और कभी ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए जब ज़्यादा क्वेश्चंस अच्छे से बनने लगे, और कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए। आपको अपने आप पे बिलीव होना चाहिए कि आप कर सकते हो और आप कंटिन्यूसली मेहनत करते रहो। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स थोड़े से बनाने पड़ते हैं एट द एंड, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़रूरत पड़ता है।
लेकिन आप जब सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उस समय अपनी मेन नोट्स में हाईलाइट कर लो, ताकि जब आप फ्यूचर में अगर शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ी आपको तो उस हाईलाइटेड पॉइंट को ही आप शॉर्ट नोट में इंक्लूड कर लो। ठीक है। और जो फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, लैपटॉप का यूज़ करो लास्ट 5 मॉक टेस्ट में एटलीस्ट। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आप फॉलो करो, ये है टॉपर की स्ट्रेटजी। और अगर आप ऐसा करोगे तो मुझे लगता है कि आप भी एक टॉपर के रैंक में ज़रूर आओगे। तो थैंक यू श्रेया, आप मेरे चैनल में आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर किए। ये बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करेगा स्टूडेंट्स को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं पता है जो 2000 से अबव रैंक आया है उनका, और वो काफ़ी डिमोटिवेटेड है और अभी समझ में नहीं आ रहा है उनको कि एक्चुअली क्या करना चाहिए। तो अभी पोस्ट गाइडेंस प्रोग्राम भी हम लोग चलाएंगे। मैं भी अपने चैनल पे भी पर्सनली कुछ चलाऊंगा, और क्रिएट्रिक्स के चैनल में तो चलेगा ही। तो हम लोग वहाँ पे करेंगे, तो उसमें ये स्टूडेंट्स को जो एक्चुअल में एम टेक करने का ही ड्रीम रखते हैं, लाइक हाँ मतलब आप भी हो मैं भी हूँ, हम लोग एम टेक करने का ड्रीम रखते हैं। तो उन लोगों को एक्चुअली एक चांस अपने आप को और देना चाहिए इफ़ दे आर इन फाइनल ईयर, है ना। और अगर नहीं तो 2000 से 3000 रैंक वाले स्टूडेंट जो हैं वो डायरेक्टली पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं। एक शॉर्ट मैसेज मैं उनको देना चाहूँगा इस वीडियो के थ्रू कि वो पीएचडी के लिए भी डायरेक्टली प्लान कर सकते हैं। ठीक है। तो थैंक यू अगेन श्रेया, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और ये मेरे को लगता है स्टूडेंट्स को भी बहुत मज़ा आया होगा, तो सभी लोग एक बार ज़रूर यार कमेंट करेंगे श्रेया के लिए और उसको विश करेंगे। ठीक है। थैंक यू श्रेया। थैंक यू।